हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी रूम में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जो हमने एंशियंट हिस्ट्री शुरू कर रखी है उसकी हम पार्ट 3 अभी तक कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी हड़प्पा सभ्यता की, ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल की। आज दोस्तों पार्ट 4 में हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की, कि इसका टाइम पीरियड कितना था और क्या क्या घटनाएं इसमें घटी थी। इस समय राजाओं के पास में सेना होती थी या नहीं होती थी, और इस समय महिलाओं की जो है दशा क्या थी या उनकी स्थिति क्या थी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि उत्तर वैदिक काल का दोस्तों टाइम पीरियड क्या था। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का समय किस में काउंट किया जाता है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का समय दोस्तों उत्तर वैदिक काल में आता है। इस समय दोस्तों क्षेत्रगत राज्यों का क्या हो गया था? उदय होना शुरू हो गया था। कबीले जो कि ऋग्वैदिक काल में अलग अलग रहते थे, वो अब उत्तर वैदिक काल में आपस में मिलकर रहने लग गए थे। ठीक है, और मिलकर रहने से क्या हो गया था? राज्यों का निर्माण होना शुरू हो गया था। कबीले जो है वो आपस में मिलकर राज्यों का निर्माण करने लग गए थे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि तकनीकी दृष्टि से लोह युग की शुरुआत हो गई थी। सर्वप्रथम दोस्तों लोहे का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पहले हमें लोहे का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये दोस्तों 800 ईस्वी पूर्व में कहाँ से मिला है? गंगा यमुना दोआब में। गंगा यमुना के दोआब में अतरंजी खेड़ा से प्राप्त किया गया है। सबसे पहले लोहा दोस्तों गंगा यमुना के दोआब में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद में दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल के वेद अथर्ववेद में लोहे के लिए क्या क्या वर्ड प्रयोग हुआ है? ये हुआ है दोस्तों श्यामएस एवं कृष्णएस। लोहे के दोस्तों और दो नाम क्या थे? श्यामएस और कृष्णएस। अथर्ववेद में दोस्तों लोहे को इस नाम से पुकारा जाता है। इन शब्दों का प्रयोग लोहे के लिए हुआ था। इस काल में दोस्तों वर्ण व्यवस्था का भी क्या हो गया था? उदय हो गया था। किसमें? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हो गया था। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। दोस्तों कबीला जो है, कबीलाई ढांचा टूट गया और पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का क्या हुआ? उदय हुआ। जो कबीला राज्य होता था दोस्तों, जो आपस में मिलकर के कबीले इकट्ठे होकर जो राज्य का गठन करते थे, वो अब क्या हो गया था? टूट गया था। पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय शुरू हुआ था। जन का स्थान किसने ले लिया था? जनपद ने। किसने ले लिया था? जनपद ने। जन का स्थान जनपद ने ले लिया था। युद्ध गायों के लिए ना होकर किसके लिए होना शुरू हो गया था? क्षेत्र के लिए। ठीक है, पहले दोस्तों गायों के लिए युद्ध किया जाता था। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी उसके पास मान लिया जाता था कि उतना ही ज़्यादा धन है। परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि युद्ध गायों के लिए न करके क्षेत्र के लिए लोग क्या करने लग गए? युद्ध करने लग गए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों की सभा एवं समितियों पर राजाओं, पुरोहितों एवं धनी लोगों का अधिकार हो गया था। सभा एवं समितियों में दोस्तों किसका अधिकार हो गया था? राजाओं का, पुरोहितों का और धनी लोगों का अधिकार शुरू हो गया था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विदत को समाप्त कर दिया गया था। किसको? विदत को दोस्तों समाप्त कर दिया गया था, और स्त्रियों को सभा की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया गया। पहले दोस्तों ऋग्वैदिक काल में क्या था कि स्त्रियां सभाओं में भाग ले सकती थी, यज्ञ में भाग ले सकती थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? स्त्रियों की दशा और खराब हो गई। क्या हो गया? उन्हें सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया गया। राजा दोस्तों अत्यधिक ताकतवर हो गया। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया एवं राष्ट्र शब्द की समय क्या हुई? उत्पत्ति हुई। राजा के अत्यधिक ताकतवर हो जाने के कारण क्या हुआ? राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है,
बलि के अतिरिक्त भाग तथा शुल्क 2 नए कर लगाए गए। क्या किया गया दोस्तों? बलि के अतिरिक्त एक भाग और एक शुल्क 2 नए अन्य कर लगाए गए। किसमें? उत्तरवेदी के काल में। राजा की सहायता करने वाले उच्च अधिकारी क्या कहलाते थे? इन्हें बोलते थे रत्निन। क्या बोलते थे? रत्निन। जैसे कि दोस्तों, जैसे मंत्रिमंडल होता है, उसके अंदर एक मंत्री और उसके जितने भी मंत्री परिषद होते हैं वो क्या करते हैं? राजा को सलाह देते हैं कि कोई भी कार्य करना है तो इस हिसाब से ये कार्य करना ठीक होगा, ये कार्य जनता के हित में होगा, किस प्रकार इसे करना है। इस तरह से क्या होता है कि मंत्रिमंडल राजा को सलाह देता है। तो इसमें क्या हो गया? राजा की सहायता जो लोग करते थे वो उच्च अधिकारी होते थे, उन्हें क्या बोलते थे? रत्निन बुलाते थे। क्या बोलते थे? रत्निन। ठीक है। राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। उत्तरवैदिक काल में क्या था दोस्तों कि राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। इस समय तक राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। इसके बाद में बात करते हैं उत्तरवैदिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? उत्तरवैदिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था का आधार दोस्तों कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर हो गया। किस पर हो गया? कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर। क्योंकि ऋग्वैदिक काल तक क्या था दोस्तों कि वर्ण व्यवस्था जो है कर्म पर आधारित थी। जिस कार्य में जिस व्यक्ति की रुचि थी वह वही कार्य करता था। परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गया। कि जैसे कि जो भी राजा है उसी का बेटा आगे चलकर राजा बनेगा, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनेगा। इस तरह से वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। फिर है दोस्तों कि इस समय लोग स्थायी जीवन जीने लग गए थे। क्यों? क्योंकि लोहे का आविष्कार हो गया था, जीवन और ज़्यादा आसान हो गया था। और क्या हुआ था? व्यक्तियों का विभाजन कितने वर्णों में हो गया था? 4 वर्णों में। कौन कौन से में? पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र स्पष्टता स्थापित हो गई। इन 4 वर्णों में दोस्तों लोगों का विभाजन हो गया। क्योंकि जो कार्य जो करते थे वो कर्म पर आधारित न होकर किस पर हो गया था? जन्म पर। और दोस्तों यज्ञ का महत्व इस समय और ज़्यादा बढ़ गया था। ब्राह्मणों की स्थिति में अपार वृद्धि हुई। क्यों हुई? कि जिस समय राजा यज्ञ करवाते थे तो ब्राह्मणों की ज़रूरत होती थी। तो वो ब्राह्मणों को जब बुलाते थे तो यज्ञ कार्य के समापन के बाद उन्हें कुछ भूमिदान करते थे या मुद्रा देते थे। कुछ समय बाद में क्या हुआ कि ब्राह्मणों की स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो गई। और आगे आने वाले समय में क्या हुआ कि यह क्षत्रियों से भी और ज़्यादा ऊंचे हो गए। तो इससे ब्राह्मणों की स्थिति और ज़्यादा अच्छी हो गई। इसके बाद में दोस्तों कि 4 वर्णों के कार्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कार्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। इस काल में 3 आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ की स्थापना हुई। और जो 4th नंबर का आश्रम था वो कौन सा था? संन्यास महाजनपद काल में जोड़ा गया था। चौथा जो आश्रम था दोस्तों वो कब जोड़ा गया था? महाजनपद काल में जोड़ा गया था। इनका जो टाइम पीरियड है कितने साल से कितने तक है वो आपको मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। लगातार बने रहें, वीडियो को स्किप न करें। इसके बाद में दोस्तों कि ज्वालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है तो ये मिलता है ज्वालोपनिषद में। किसमें मिलता है? ज्वालोपनिषद में। इसके बाद में है कि स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार भी इस समय क्या था? प्राप्त था। स्त्रियों को क्या था दोस्तों? शिक्षा का अधिकार इस समय प्राप्त था। बाल विवाह नहीं होता था। विधवा विवाह, नियोग प्रथा के साथ अंतःजातीय विवाह का प्रचलन था। क्या था? विधवा विवाह, नियोग प्रथा के साथ अंतःजातीय विवाह का प्रचलन इस समय था। स्त्रियों की स्थिति में इस समय क्या हुआ दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में स्थिति में गिरावट आने लगी। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लग गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में। किसके बारे में? आर्थिक स्थिति के बारे में। इस काल में दोस्तों मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि बन गया था। कारण क्या था इसका? क्योंकि लोहे की खोज एवं
स्थायी जीवन। लोहे की खोज होने के कारण क्या हो गया था, लोगों का जीवन भी स्थायी हो गया था, जिससे क्या हुआ, मुख्य व्यवसाय कृषि हो चुका था। और क्या था दोस्तों, मुख्य फसल धान एवं गेहूँ थी। किस काल में, उत्तर वैदिक काल में। यजुर्वेद में दोस्तों धान को क्या कहते थे, व्रीहि, जौ को यव और गेहूँ को गोधूम की चर्चा भी किसमें मिलती है, उत्तर वैदिक काल में ही मिलती है। इसके बाद में दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं मिलता। किसका उल्लेख नहीं मिलता, कपास का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु ऊन शब्द का प्रयोग हुआ है। ऊन शब्द का प्रयोग अगर पूछ लिया जाए कौन से काल में हुआ, तो कौन से में हुआ, उत्तर वैदिक काल में। किसमें, उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद में है कि उत्तर वैदिक सभ्यता भी ग्रामीण थी। उत्तर वैदिक सभ्यता थी, अगर पूछ ली जाए क्या थी, तो यह भी ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अंत में हमें नगरों का आभास पाते हैं, परंतु हस्तिनापुर एवं कौशाम्बी प्रारंभिक नगर थे। कौन कौन से थे प्रारंभिक नगर, हस्तिनापुर और कौशाम्बी उत्तर वैदिक काल के प्रारंभिक नगर माने जाते हैं। नियमित सिक्के का प्रारंभ अभी तक नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या नहीं हुआ था, नियमित सिक्के का प्रारंभ अभी तक नहीं हुआ था। इसके बाद में आता है कि सामान्य लेन देन वस्तु विनिमय द्वारा ही होता था। जो सामान्य लेन देन का कार्य जो भी होता था वह किससे होता था, वस्तु विनिमय के द्वारा, यानी कि वस्तुओं की अदला बदली आदान प्रदान से ही क्या होता था, सामान्य लेन देन हुआ करता था। और दोस्तों जो माप की इकाइयाँ थी वो कौन सी थी, निष्क, शतमान, कृष्णल माप की इकाइयाँ थी। उत्तर वैदिक काल में अगर पूछ लिया जाए माप की इकाइयाँ कौन कौन सी थी, तो वो थी निष्क, शतमान और कृष्णल। ये थी दोस्तों माप की इकाइयाँ। सर्वप्रथम अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख भी हुआ है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख भी मिलता है। और दोस्तों इस काल में क्या हुआ था कि लाल मर्तभांड इसी काल में सर्वाधिक प्रचलित थे। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक मर्तभांड किस काल में ज़्यादा प्रचलित थे, तो वो थे उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद बात करते हैं उत्तर वैदिक धार्मिक स्थिति के बारे में। उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के बारे में अब हम बात करते हैं। तो धर्म का स्वरूप बहुदेववादी तथा उद्देश्य क्या था, भौतिक सुखों की प्राप्ति थी। धर्म का स्वरूप दोस्तों बहुदेववादी तथा उद्देश्य क्या था, भौतिक सुखों की प्राप्ति थी। प्रजापति, विष्णु तथा रुद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हो गए। उत्तर वैदिक काल में अगर पूछ लिया जाए कि महत्वपूर्ण देवता के रूप में कौन स्थापित हुए, तो वो थे प्रजापति, विष्णु तथा रुद्र जो है महत्वपूर्ण देवता के रूप में उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुए। सर्जन के देवता किसे माना जाता है, तो ये है प्रजापति को। किसको, सर्जन के देवता प्रजापति का सर्वोच्च स्थान था। अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान था, तो किसका था, सर्जन के देवता प्रजापति का। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों ये। इसके बाद में है कि पुष्ण कौन थे, ये थे शुंडों के देवता। ठीक है, इसके बाद में है कि यज्ञ का महत्व लगातार बढ़ा एवं जटिल कर्मकांडों का समावेश शुरू हो गया। ठीक है, यज्ञों का महत्व क्या हो गया था, लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आपको पीछे ही बताया था कि राजा बहुत सारे यज्ञ आयोजित करवाने लग गए थे एवं कर्मकांडों का समावेश हुआ। इसके बाद में है कि मृत्यु की चर्चा सबसे पहले किस ब्राह्मण में मिलती है, तो यह मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होती है। सर्वप्रथम दोस्तों मोक्ष की चर्चा अगर पूछ लिया जाए कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है उपनिषद में। किसमें, उपनिषद में। इसके बाद में है कि पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ पर प्राप्त होती है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होती है। अगर पूछ लिया जाए कि पुनर्जन्म की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, ये थे दोस्तों कुछ उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थितियाँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप न करें। तो इसके बाद में आता है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था के बारे में अब हम बात करेंगे कि आश्रम व्यवस्था की स्थापना दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। ठीक है,
सबसे पहले दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में हमें केवल 3 आश्रमों का ही उल्लेख मिलता है। सबसे पहले 3 आश्रमों का उल्लेख अगर पूछ लिया जाए तो कौन से उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और इसके बाद में सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले 4 आश्रम कौन से उपनिषद में बताए गए हैं तो ये बताए गए ज्वालोपनिषद में। किसमें? ज्वालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। इसके बाद में है दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ की स्थापना हुई थी। लेकिन चौथा आश्रम संन्यास महाजनपद काल में स्थापित किया गया था। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ की ही स्थापना हुई थी। लेकिन अगर चौथा आश्रम पूछ लिया जाए संन्यास, तो इसकी स्थापना महाजनपद काल में हुई थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं चारों आश्रम के बारे में और इनके आयु से संबंधित कि कौन कौन से टाइम पीरियड इनके अंदर आते हैं। तो ये है, सबसे पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें क्या टाइम पीरियड था दोस्तों? मनुष्य की आयु का 1 से 25 वर्ष या 0 से 25 वर्ष। इसमें क्या कार्य था? सिर्फ ज्ञान प्राप्ति करना, पढ़ना, ज्ञान प्राप्ति करना। पुरुषार्थ क्या था? धर्म। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में दोस्तों अगर टाइम पीरियड पूछ लिया जाए आयु का तो कितना था? 1 से 25 साल तक। और क्या था इसमें? ज्ञान प्राप्ति करना था, उसका कार्य था व्यक्ति का कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया जाए। इसके बाद में आता है गृहस्थ आश्रम। इसका टाइम पीरियड या आयु क्या थी दोस्तों? 26 से लेकर 50 वर्ष। इसमें क्या था इसका कार्य? सांसारिक जीवन और अर्थ एवं काम। अर्थ का मतलब दोस्तों धन, धन कमाना और कार्य करना। तो गृहस्थ जीवन की आयु पूछ लिया जाए कितनी है? 26 से 50 साल। ठीक है, इसमें क्या आता है? सांसारिक जीवन। इसके बाद में आता है 3 नंबर का वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा? वानप्रस्थ आश्रम। इसका टाइम पीरियड कितना था? 51 से 75 साल। इसमें क्या था? मनन, चिंतन, ध्यान। क्या था दोस्तों कार्य? मनन, चिंतन और ध्यान। ये आता है वानप्रस्थ आश्रम में। 4th नंबर का है संन्यास आश्रम। कौन सा है? संन्यास आश्रम। इसका टाइम पीरियड या आयु कितनी थी? 76 से लेके 100 वर्ष। इसमें इसका कार्य क्या था? मोक्ष हेतु तपस्या करना। क्या करना? मोक्ष हेतु तपस्या करना। 75 साल के बाद क्या करना? जंगलों में जा कर के तपस्या करना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। अगर पूछ लिया जाए इन 4 आश्रम में से सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है तो यह है गृहस्थ आश्रम। कौन सा है दोस्तों? गृहस्थ आश्रम। क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग पुरुषार्थों धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करता था। क्या करता था? धर्म, अर्थ एवं काम। धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करता था। इसी आश्रम में त्रिऋण से निवृत्त होकर, त्रिऋण का मतलब है दोस्तों 3 ऋणों से मुक्त होना। ठीक है, त्रिऋण का मतलब क्या था दोस्तों? 3 ऋणों से मुक्त होना। और वो 3 ऋण कौन कौन से थे? ये थे ऋषि ऋण। कौन कौन से थे दोस्तों? नंबर 1 पर है ऋषि ऋण, ऋषि ऋण। और दूसरा है पितृ ऋण और तीसरा है देव ऋण। यानी कि ऋषि ऋण ग्रंथों का अध्ययन और पितृ ऋण यानी कि पुत्र की प्राप्ति होने के बाद पितृ ऋण से भी मुक्ति मिलना। इसके बाद में था देव ऋण में यज्ञ करना। क्या था? यज्ञ करना। इसके बाद में आता है वर्ण व्यवस्था। इससे पहले दोस्तों कि शूद्र जो है मात्र गृहस्थ आश्रम को ही अपना सकते थे। क्या था? जो शूद्र थे दोस्तों वो केवल किसे अपना सकते थे? मात्र गृहस्थ आश्रम को ही अपना सकते थे। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। किसकी? वर्ण व्यवस्था की। तो उत्तर वैदिक काल की दोस्तों वर्ण व्यवस्था हम बात करते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। अगर पूछ लिया जाए कि 10वें मंडल में कितने वर्णों का उल्लेख है
तो यह 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों वर्णों का आधार कर्म था, परंतु उत्तरवैदिक काल में आधार क्या हो गया था, जन्मजात बना दिया गया था। जैसे कि दोस्तों जो 4 वर्ण थे वे कौन से थे, एक तो पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैसा कि आपको पीछे वीडियो में बताया था कि पुरोहितों की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं, ब्रह्मा के मुख से। तो इसीलिए इनका कार्य क्या था, धार्मिक अनुष्ठान करना। क्या करना, धार्मिक अनुष्ठान यानी कि यज्ञ वगैरह करना। क्षत्रियों का उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं, ब्रह्मा की भुजाओं से। तो इनका कार्य क्या था, शासन वर्ग का कार्य करना यानी कि धर्म की रक्षा करना। इसके बाद में है वैश्य। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं, ब्रह्मा की जांघों से। इसका कार्य क्या था, कृषि करना, व्यापार एवं वाणिज्य का कार्य करना। ये कार्य किसका था, वैश्य का। इसके बाद में है शूद्र। इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं, ब्रह्मा के पैरों से। तो इनका कार्य क्या था, सेवा कार्य करना, अन्य वर्णों के लोगों की सेवा करना। मतलब कि लोग इतने नेगेटिव थे कि इनकी सोच यहाँ तक ही सीमित थी। इसके बाद में दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को गैर आर्य माना जाता था। क्या था कि उत्तर वैदिक काल में जो शूद्र थे उन्हें क्या मानते थे कि यह गैर आर्य है, ये आर्य नहीं है। और कर की अदायगी केवल कौन करते थे, वैश्य किया करते थे। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि विवाह के प्रकार। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों विवाह के प्रकार क्या क्या थे। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं दोस्तों किसकी, ब्रह्मा विवाह। इसका मतलब क्या था कि समान वर्ग में विवाह करना, अपने से समान किसी वर्ग में विवाह करना क्या कहलाता था, ब्रह्मा विवाह। इसके बाद में दूसरा था देव विवाह, पुरोहित के साथ विवाह करना, ये क्या कहलाता था, देव विवाह। ठीक है। इसके बाद में आता था आर्य विवाह, कन्या के पिता को नर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था। आर्य विवाह किसे माना जाता था कि जो कन्या का पिता को नर जो है एक जोड़ी बैल प्रदान करेगा, तो इसे क्या मानते थे, आर्य विवाह। फिर था प्रजापत्य विवाह, बिना लेन देन और योग्य वर के साथ विवाह, ये क्या था, प्रजापत्य विवाह। इसके बाद में था असुर विवाह, कन्या को उसके माता पिता से खरीद कर विवाह, इसे क्या मानते थे, असुर विवाह। फिर था गंधर्व विवाह, एक था राक्षस विवाह, जैसे कि पराजित राजा की पुत्री से या उसकी बहन से या उसकी पत्नी से विवाह करना, ये किस में आता था, राक्षस विवाह में। इसके बाद में पेशाच विवाह, ये किस में आता था, जैसे कि विश्वासघात से विवाह कर लेना, ये किस में था, पेशाच विवाह में। तो ये दोस्तों कुछ उत्तर वैदिक काल के विवाह के प्रकार थे। ठीक है। अब जो है इसमें एक नोट लगाकर जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये देखना। ब्रह्मा विवाह दोस्तों, देव विवाह, आर्य विवाह व प्रजापत्य विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। कौन कौन से, ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह व प्रजापत्य विवाह, ये किसके लिए मान्य थे, केवल ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। ठीक है। इसके बाद आता है असुर विवाह, यह विवाह केवल वैश्य और शूद्रों में होता था। इसके बाद में गंधर्व विवाह, ये केवल क्षत्रियों में होता था। अगर पूछ लिया जाए केवल गंधर्व विवाह किस में होता था, तो क्षत्रियों में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ उत्तर वैदिक काल के भारतीय दर्शन के बारे में। भारतीय दर्शन के बारे में तो इसमें आपको फर्स्ट नंबर पर दिखाई दे रहा है सांख्य दर्शन। इसका दोस्तों आधार ग्रंथ क्या था, सांख्य सूत्र, और इसका प्रतिपादक कौन था, कपिल मुनि। तो सांख्य दर्शन का अगर प्रतिपादक पूछ लिया जाए तो कौन है, कपिल मुनि। इसके बाद में दोस्तों योग दर्शन, योग दर्शन का आधार ग्रंथ क्या था, योग सूत्र। अगर इसका प्रतिपादक पूछ लिया जाए तो ये कौन था, पंतजलि। तो योग दर्शन का प्रतिपादक कौन हो गया, पंतजलि। इसके बाद में दोस्तों थर्ड नंबर पर न्याय दर्शन, इसका आधार ग्रंथ क्या था, न्याय सूत्र, और प्रतिपादक कौन था, गौतम बुद्ध। कौन था, गौतम। तो न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन था, गौतम। इसके बाद में फोर्थ नंबर पर है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक आधार ग्रंथ क्या था इसका, वैशेषिक सूत्र, और प्रतिपादक अगर पूछ लिया जाए तो कौन था, कणाद और उलुक, कणाद या उलुक। ठीक है।
इसके बाद में 5th नंबर पर आता है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, इसका प्रतिपादक कौन था दोस्तों? जैमिनी। पूर्व मीमांसा का प्रतिपादक कौन था? जैमिनी। सभी पॉइंट दोस्तों इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का प्रतिपादक कौन था? वेदव्यास या बादरायण। कौन था? वेदव्यास या बादरायण। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, सांख्य दर्शन का पूछ लिया जाए तो कपिल मुनि, योग दर्शन का पंतजलि, न्याय दर्शन का गौतम और वैशेषिक दर्शन का कणाद, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का वेदव्यास या बादरायण। ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भारतीय दर्शन के, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका ऋग्वैदिक काल। क्या था? ऋग्वैदिक काल से कुछ संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि इसका टाइम पीरियड क्या था, 1000 ईस्वी से 6000 ईस्वी तक का, और इसके अंदर कौन कौन से जैसे कबीले जो रहते थे उनसे मिलकर क्या बन गया था, राज्यों का निर्माण होने लग गया था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी ये आपको बताया, स्त्रियों की दशा क्या थी, उसमें सुधार हुआ है, गिरावट हुआ है, इस पर हमने चर्चा की, ये आपको बता दिया। बलि के अतिरिक्त दोस्तों जो भाग तथा शुल्क 2 कर और लगा दिए गए थे, इसके बारे में अभी हमने चर्चा की। कितने इसमें आश्रम थे? 4, ठीक है। जैसे कि चौथा आश्रम का अगर संन्यास जनपद काल में जोड़ा गया था, ये भी आपको बताया अभी। उत्तर वैदिक काल की हमने स्थिति के बारे में जाना कि इस काल मुख्य व्यवसाय क्या हो गया था? कृषि बन गया था। मुख्य फसल क्या क्या थी इनकी, ये आपको बताया। कौन सी थी? गेहूं और धान। और इस समय नियमित सिक्के प्रारंभ नहीं हुए थे। राजा क्या था? स्थायी सेना इस समय नहीं रखता था। और जो है ज़्यादातर अथर्ववेद में दोस्तों चांदी का उल्लेख हुआ है। और क्या होता है कि लाल मर्तभांड इस काल में सर्वाधिक प्रचलित थे। इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में वर्णन किया कि प्रजापति, विष्णु तथा रुद्र महत्वपूर्ण देवता थे। और सर्जन के देवता कौन थे? प्रजापति, जिनका क्या था? सर्वोच्च स्थान था किसमें? उत्तर वैदिक काल में। यज्ञ को क्या मिला? बढ़ावा मिला, जिससे क्या हुआ? पुरोहितों की जो आर्थिक दृष्टि उनमें सुधार हुआ। और वह एक समय ऐसा है कि क्षत्रियों से भी ऊपर चले गए। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिली? शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। और पुनर्जन्म की बृहदारण्यक उपनिषद में, ये सब आपको बताया। और इनकी आश्रम व्यवस्था के बारे में चर्चा की कि क्या क्या टाइम पीरियड था, कि कौन से वर्ष से लेकर कौन से वर्ष तक कौन सा आश्रम का जीवन यापन करना होता। तो जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम है 0 से 25 साल, और गृहस्थ आश्रम 26 से 50 साल, वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 साल, और संन्यास आश्रम 76 से 100 साल। और मोक्ष प्राप्ति तपस्या के लिए कौन सा था? लास्ट वाला संन्यास आश्रम। उम्र कितनी थी इसमें? 76 से 100 साल। और इसमें सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा बताया गया है? गृहस्थ आश्रम, क्योंकि इसमें तीनों सुखों का अनुभव व्यक्ति करता था, ठीक है। जैसे गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। और इसके बाद में इनकी वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। और इनकी उत्पत्ति के बारे में जाना कि पुरोहित और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, पिछले वीडियो में बताया था। इसमें भी आपको फिर से बता दिया गया ताकि आपको याद रहे। और जो है शूद्रों को क्या मानते थे? गैर आर्य मानते थे। और इनके विवाह के प्रकार के बारे में जाना कि ब्रह्मा विवाह क्या था, आर्य विवाह क्या था, गंधर्व विवाह क्या था, ये सभी आपको इस वीडियो में हमने बता दिया है। और कुछ जो है भारतीय दर्शन के बारे में चर्चा की कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन था? कपिल मुनि, न्याय दर्शन का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का वेदव्यास या बादरायण। तो दोस्तों ये जो उत्तर वैदिक काल के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो आपको मैंने इस वीडियो में करवा दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों आपको सभी क्वेश्चंस में आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए सभी जो है लगातार वे मैं करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।